के धरातलीय स्वरूप को पढ़ते हैं। धरातलीय स्वरूप में जो झारखंड का है, उसमें सबसे अहम भूमिका किस पठार का है? तो आपको याद रखना है, झारखंड के जो छोटा नागपुर हैं, पठार जो हैं, छोटा नागपुर के पठारी इलाका जो है, उसका अहम भूमिका है। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले पाट क्षेत्र भी हैं। खास अगर बात की जाए तो अपवाद स्वरूप आप छोड़ देंगे पारसनाथ पहाड़ी को, क्योंकि जो आपको बता रहे हैं कि छोटा नागपुर की जो औसतन ऊंचाई है वो 760 मीटर है, ठीक। तो लेकिन अपवाद में अगर देखा जाए तो अपवाद में क्या है कि अपवाद में आप देखेंगे कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है उसका ऊंचाई 1365 मीटर है, जबकि आप अगर ऐसे नज़र में देखते हैं तो ये जो छोटा क्षेत्र है, ये छोटा नागपुर का पठार है और इसकी औसतन ऊंचाई 760 मीटर है। लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है ऊंचा, तो वो ऊंचा कौन है? तो अपवाद में एक को छोड़ करके आप याद रखेंगे, एक को छोड़ करके, और वो एक कौन से हैं? वो है पारसनाथ की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि जहाँ तक झारखंड के धरातलीय स्वरूप की बात की जाए तो इसमें छोटा नागपुर के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। पठार में या पाट क्षेत्र की बात की जाए या समतल भूमि की बात की जाए तो पाट क्या होते हैं? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के पाट होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि भारत में जो झारखंड का जो उत्तरी छोटा नागपुर है वो किस क्षेत्र में आता है? तो आपको याद रखना है वह कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में आता है झारखंड के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। झारखंड के जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र हैं वो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। इसे खंड भी कहा जाता है या तो इसे पाट भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे जो पठार होते हैं। लेकिन देखें, इस पठार की औसत ऊंचाई आपको बताए थे कितने हैं? 760 मीटर है। उल्लेखनीय बात यह है कि इसमें पारसनाथ की पहाड़ी को अलग कर देंगे, क्योंकि इस पाट की ऊंचाई, एक ही पाट है जिसका ऊंचाई कितना है, याद रखेंगे 1365 मीटर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हम जान गए इनकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और उत्तरी छोटा नागपुर छोटा नागपुर पठार जो है उसका औसतन ऊंचाई 760 मीटर है। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं भाई? 4 भागों में बांटते हैं। तो वो कौन कौन से भाग हैं? पाट क्षेत्र हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी पठार। पाट क्षेत्र पहला है जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी पठार। दूसरा है आपका रांची का पठार। तीसरा पढ़ेंगे हजारीबाग का पठार। लेकिन हजारीबाग का पठार जब पढ़ेंगे उसमें 2 भाग में बटा हुआ है हजारीबाग का पठार, एक ऊपरी भाग में और एक निचली भाग में। इसलिए ऊपरी भाग को कहते हैं ऊपरी पठार और निचली भाग को कहते हैं निचली पठार। ये याद रखेंगे। झारखंड की जो पठारी क्षेत्र है, पाट जो क्षेत्र है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक पाट क्षेत्र है जो पश्चिमी पठार है, दूसरा आपका रांची का पठार है, तीसरा हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग के पठार को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार और एक निचली हजारीबाग का पठार। और चौथा में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। जो निचली नदी घाटी मैदानी क्षेत्र हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। तो पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, याद रखेंगे। क्या है? ये पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार जो हैं वो झारखंड के सबसे ऊंचा भाग हैं। केवल बहुत बार बोल चुके हैं कि पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ देना है, ये एक अपवाद है, ये सबसे ऊंचा है। लेकिन अगर माना जाए औसतन ऊंचाई के मामले में तो सबसे अधिक छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई है हर जगह। मतलब ये एक अरेंज में मिलता है, एक ऐसे अरेंज में मिलता है जिसकी ऊंचाई 760 मीटर, बहुत लंबी दूरी तक ये मिलते हैं। लेकिन ये पारसनाथ पहाड़ी एक ही जगह है और उसका एक ही जगह जो औसतन ऊंचाई है वो 1365 मीटर है। उसके बाद कहीं इसका देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है। तो आपसे पूछ लिया क्योंकि क्योंकि अगर बात की जाए तो पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है समतल जमीन। जब किसी पठारी क्षेत्र का ऊपरी भाग देखेंगे तो वो क्या होता है? समतल होता है। तो उसी को हम पाट कहते हैं। पठारी क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र को, यानी छोटे छोटे बहुत सारे पठारी क्षेत्र झारखंड में हैं, यानी पाट किसे कहते हैं? हम लोग को पता है, क्या पता है? कि बहुत सारे छोटे छोटे पठार हैं झारखंड में, और उस पठार की ऊपरी हिस्सा वाला जो समतल भाग होता है उसे पाट कहते हैं। तो पाट कहते हैं छोटे छोटे भाग के जो ऊपरी भाग होते हैं, और जो समतल होते हैं उसे पाट कहते हैं। तो पाट क्षेत्र यह भूभाग त्रिभुजाकार होता है। याद रखेंगे, जब भी पाट क्षेत्र पाएंगे वो त्रिकोण में होगा, ट्राइंगल में होगा, त्रिभुजाकार होगा। और हम आपको बता चुके थे कि इस क्षेत्र का औसत ऊंचाई कितना है?
अगर देखा जाए तो पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार का औसत ऊंचाई कितना है, तो आप याद रखेंगे इसकी औसत ऊंचाई कितना है। अब याद रखेंगे कि ये समुद्र तल से अगर पूछ दिया जाए आपको कि समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो 900 मीटर याद रखेंगे। समुद्र तल से इस पाट की ऊंचाई कितनी है, यानी पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार की ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर है। तो ये क्वेश्चन लिखने लायक है कि इस क्वेश्चन को नोट करेंगे कि समुद्र तल से हमारा जो झारखंड का पश्चिमी पठार पाट क्षेत्र है उसका औसतन ऊंचाई कितना है, तो इसकी औसतन ऊंचाई 900 मीटर है। ये नोट करेंगे। और छोटा नागपुर पठार जो था उसका औसतन ऊंचाई कितना था, 760 मीटर, ये भी नोट करेंगे। और अपवाद में अगर अपवाद स्वरूप अगर बोला जाए तो अपवाद में आपको हम क्या बताए थे कि पारसनाथ पहाड़ी है एकमात्र जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। वो एक ही जगह मिलता है केवल पहाड़ी भाग के पास, उसके बाद उसका औसत ऊंचाई उस तरह का नहीं है। लेकिन उत्तरी छोटा नागपुर का उत्तरी छोटा नागपुर का जो ऊंचाई है वो अरेंजिंग में है और बहुत लंबी दूरी तक उसकी ऊंचाई 760 मीटर देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई तो 900 मीटर है। इस क्षेत्र में अगर बात की जाए, इस क्षेत्र में स्थित ऊंचे पाट जो हैं वो नेत्रहाट पाट हैं। तो नेत्रहाट पाट की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 1180 मीटर है। गणेशपुर पाट है, इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो गणेशपुर पाट का औसत ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए तो ये 1171 मीटर है गणेशपुर पाट का। और आपसे पूछ लिया जाए कि नेत्रहाट पाट का औसत ऊंचाई 1180 मीटर, गणेशपुर पाट का 1171 मीटर। एवं इसी पार्ट में मुख्यतः पहाड़ियाँ कौन कौन है, तो इसमें एक सारन की पहाड़ी है, सानू सानू की पहाड़ी है। और एक सानू, इसमें सानू जो है वो मुख्य पहाड़ी है। तो याद रखेंगे सानू और सरऊ ये दो पहाड़ियाँ जो है मुख्य हैं, सानू और सरऊ। सरऊ और सानू ये दो पहाड़ियाँ मुख्य रूप से है पश्चिमी पठार में। और बात की जाए तो यहाँ से एक दो नदियाँ निकलती है इस पाट से, जो मुख्य नदियाँ हैं। एक आपका नदी हो जाएगा कोयल नदी और एक शंख नदी जो पाट क्षेत्र से निकलती है। और पाट क्षेत्र से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं वो प्रायः नदियाँ आपको याद रखना है वो शंख नदी में जाके मिल जाती है। ये पहला ही चल रहा है, आपको याद रखना है, पहला ही पार्ट चल रहा है पश्चिमी पठार का। पश्चिमी पठार से महत्वपूर्ण नदियाँ तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन आपको याद रखना है शंख नदी और शंख नदी के अलावा उत्तरी कोयल नदी, ये दो मुख्य नदियाँ हैं। लेकिन जितने भी इस पाट क्षेत्र से निकलते हैं सभी नदियाँ क्या करती हैं, सभी नदियाँ शंख नदी में मिल जाती हैं, अधिकतर नदियाँ। बस याद रखेंगे अधिकतर नदियाँ, तो क्वेश्चन आए तो मार देंगे कि शंख नदी में मिल जाती है। जब पश्चिमी पठार से जो भी नदियाँ निकलेंगे वो शंख नदी में मिलेंगे, 90% चांस। तो ये तो यहाँ तक हो गया। लेकिन इसमें दो पहाड़ियाँ हैं, दो पहाड़ियाँ हैं, एक सानू एक सरऊ, दो पहाड़ियाँ आपको बताए थे। और नदियाँ आपको बता दी, एक शंख नदी महत्वपूर्ण है और एक उत्तरी कोयल नदी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ चारों ओर पठारी भाग से निकलता है, चारों ओर से पठार है पश्चिमी पठार में, और वहीं से ये नदियाँ निकलती हैं, जिसमें मुख्य नदियाँ आपको बता दी है शंख नदी है और उत्तरी कोयल नदी। आपसे जब भी आंख मूंद के अगर पूछ दे, आंख बंद करके पूछ ले कि जब भी कोई पश्चिमी पठार से नदियाँ निकलेंगे या पाट क्षेत्र से नदियाँ निकलेंगे तो वो जाकर मिलेंगे कहाँ, तो वो शंख नदी में जाके मिल जाएंगे। बस इतना याद रखना है। अधिकांश नदियाँ चारों तरफ से क्या होते हैं, चारों तरफ से ऊंचे पठारों के होने के कारण ये नदियाँ शंख नदी में मिल जाती है, क्योंकि यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो उसी में सब जाके मिलेंगे, चारों तरफ पठार है, इधर भी पठार है, रोक देता है पानी सीधा निकल के कहाँ चला जाएगा, शंख नदी में गिरेगा पानी। तो इस क्षेत्र में शंख नदी तथा एक आपको बता दिए थे कोयल नदी क्या है, मुख्य नदियाँ हैं। अधिक क्या बोलते हैं अधिक अगर बात किया जाए आपसे कि अधिक बार जब कुछ किसी भी चीज़ को काटेंगे तो कटता नहीं, तो पठार है। और ये पठार काफ़ी पुराना पठार है। हिमालय तो नवीन पर्वत है, हिमालय तो आज का बना हुआ पर्वत है, लेकिन ये जो प्रायद्वीपीय पठार जितने भी हैं वो बहुत साल पहले बने थे। और प्रायद्वीपीय पठार में ये माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठार में ये माना जाता है कि ये पठार में भूकंप आना असंभव है, जल्द भूकंप नहीं आने वाले। यहाँ से जो ज्वालामुखी निकलती है, जो ज्वालामुखी दलदल क्षेत्र में निकलेंगी वैसा ज्वालामुखी इधर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार हार्ड है, कठोर है। इसके अंदर से ही वो गैस जो होते हैं रिसाव चले जाते हैं, ज्वालामुखी वाले जितने भी गैस निकलते हैं। तो इस तरह के ये पठार अनुभवहीन नहीं बनाते हैं, क्योंकि अनुभव देता है कि हमको समझना है कि पठार क्यों मजबूत है। झारखंड में क्यों नहीं ज़्यादा भूकंप आता, बिहार में क्यों नहीं ज़्यादा भूकंप आता, बिहार का क्षेत्र जो है लास्ट वाला क्षेत्र में भूकंप आता है। तो झारखंड जो है वो प्रायद्वीपीय पठार से बना है और काफ़ी बोलते हैं क्या, काफ़ी दिनों से इसमें प्रक्रिया चल रहा था इस पठार को बनने की प्रक्रिया। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पश्चिमी पठार है इसमें कौन सी दो नदियाँ अधिकतर काट छांट करती है जमीन का, तो पाट क्षेत्र है।
काट छाँट तो करेगा ही। तो इसमें अधिकतर नदियाँ जो है वो शंख और कोयल हैं, वही अधिक काट छाँट करता है ज़मीन का, जिधर से निकलेगी उधर से वो जाएगी। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 12वीं का मैदान झारखंड में है, 12वीं का मैदान इसी पाट क्षेत्र में है, कौन सा? पश्चिमी पठार में 12वीं का मैदान, बस एक याद रखेंगे क्वेश्चन को, 12वीं का मैदान इसी पाट क्षेत्र में है। जिसका अधिकांश जो है ना, इसका इसका जो आकार है, इसका आकार 12वीं का जो मैदान है, इसका आकार किस तरह का है? तस्त्रीनुमा, याद रखेंगे क्वेश्चन में, ये पश्चिमी पठार में है और इसका आकार तस्त्रीनुमा है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है देखिए, एक ही पढ़े हैं अभी, क्या पढ़े हैं? पाठ क्षेत्र। तो इससे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके ध्यान या आपके अंदर चल रहा होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इससे आ सकता है? तो कुछ नहीं आने वाला है इसमें, एक दो क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन। इसमें मुख्य नदी अगर पूछ दिया जाए आपसे, तो कौन सी 2 मुख्य नदियां हैं जो पश्चिमी पठार से निकलती हैं? शंख और कोयल नदी निकलता है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि छोटा नागपुर का पठार जो है उसका औसतन ऊंचाई कितना है? तो 760 मीटर है। ठीक है, 760 मीटर है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन है? तो पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार है। पश्चिमी पठार नहीं, पश्चिमी पठार का 760 मीटर ऊंचाई है, 900 मीटर है, 760 मीटर है। तो हम लोग पढ़े थे पहले कि सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी छोटा नागपुर का पठारी भाग है, जो कि इसकी ऊंचाई 760 मीटर औसतन है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि अपवाद कौन है, तो इसमें अपवाद है आपका गिरिडीह का पहाड़ी इलाका, पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसको 4 भागों में बांट दिए थे हम लोग, रांची का पठार अलग हो गया, पाट क्षेत्र अलग हो गया, और फिर आपका हजारीबाग का पठार अलग हो गया। तो हजारीबाग का पठार में आपका 2 क्षेत्र आ जाता है, एक निचली पठार, एक ऊपरी पठार, या तो आप ऊपरी पठार निचली पठार, और एक आप नदी घाटी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे उसमें, जो कैसे पठारी क्षेत्र से नदियाँ निकलती हैं। तो ये इतना ही क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। गणेशपुर पाट पूछा सकता है, औसतन ऊंचाई, नेतरहाट पाट का औसतन ऊंचाई पूछा जा सकता है आपसे इस तरह का। और 3 पार्ट पढ़ेंगे इसमें, एक रांची का पठार पढ़ेंगे, और फिर एक पठार के बारे में पढ़ेंगे आप, रांची के पठार के बाद हजारीबाग का निचली पठार और ऊपरी पठार, दोनों पठार पढ़ेंगे। और फिर एक नदी बेसिन जो जो जहाँ से निकलती है, उत्तरी कोयल, शंख नदी, कहाँ कौन सी नदियाँ मिल जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे अगला टॉपिक में। इसमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। एक पहला पार्ट है जो कि एक नमूना है, इसमें ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर अगला पार्ट में समझ में आ जाएगा। लेकिन हम करते हैं कि आप ज़रूर समझे होंगे मेरी बातों को और अच्छे से इसको समझ लिए होंगे।